अपन ने पिछली क्लास में स्टडी की थी जीवों में जनन। जीवों में जनन के अलावा अपन ने बात की थी उनकी जीवन अवधि की बात कर ली थी। जीवन अवधि के बाद में कुछ टॉपिक अपन ने बात की थी कि इनकी जनन की कुछ संरचनाएं होती है, उसके बारे में भी अपन ने बात की थी। दो चीज़ बताई थी आपको जनन की संरचना के बारे में, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। यहाँ तक अपन ने बात कर चुके थे। अब आज का जो अपन का टॉपिक होगा वो क्या होगा? अलैंगिक जनन। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। तो आज का टॉपिक है अपन का अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की बात करें तो ए का मतलब यहां पर होता है अनुपस्थित या एब्सेंट। लैंगिक का मतलब होता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक निर्माण दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी इसका सामान्य अर्थ देखें कि अलैंगिक जनन का तो अनुपस्थित क्या युग्मक निर्माण और अर्धसूत्री विभाजन। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें ए का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब गैमिट फॉर्मेशन एंड मियोसिस से डिवीजन। ये एब्सेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक। तो अपन यह है इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? परिभाषा हो जाएगी इसकी अर्थ के अनुसार, यानी जनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण व अर्धसूत्री विभाजन के बिना नई संतति का निर्माण होता हो। बिना का मतलब अनुपस्थित हो गया, तो युग्मक निर्माण और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बिना ही क्या होती है? नई संतति का निर्माण होता है। और नई संतति का निर्माण होता है तो वह विधि क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में यानी युग्मक निर्माण नहीं हो रहा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें जनक क्या होगा? यानी जनन में भाग लेने वाला जनक क्या होगा? एक ही होगा, सिंगल होगा। और एकल जनक के द्वारा ये जनन करते हैं तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो नई संतति होगी, वो जनकों के समान होगी। जनकों के समान यानी आकार, आकृति, रंग, रूप सभी में क्या होगी? ये जनकों के एकदम समान होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तो ये किसके द्वारा होगी? अलैंगिक। क्यों होगी? क्योंकि इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मकों का निर्माण होता है। केवल एक ही जनक भाग लेता है इस विधि के अंदर, इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी? जनकों के एकदम समान होती है। किसमें? आकार, आकृति, रंग, रूप सभी में जनकों के समरूप होती है। और अगर इस प्रकार की संतति होती है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि यानी जो एकदम जनकों के समान हो तो उसको अपन कलोन शब्द नाम दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसके द्वारा उत्पन्न होने वाली नई संतति जनकों के समरूप हो तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? कलोन कह सकते हैं। तो इसको अपन यानी ये क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन को कलोन भी कह सकते हैं, या फिर एक और शब्द दे सकते हैं असंग जनन। असंग जनन का भी अर्थ, एपोमिक्सिस का अर्थ भी यही होता है। ए का मतलब अनुपस्थित, संग का मतलब युग्मक निर्माण, जनन का मतलब नई संतति। यानी इसमें भी क्या होता है? असंग जनन भी एक ऐसी विधि है जो कि आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर भी क्या होता है कि इसमें
अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और उसके बिना ही क्या बन जाती है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इसको अपन अलैंगिक जनन को क्या कह सकते हैं, असंग जनन। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति जनकों के एकदम समरूप होती है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा और कल अपन PDF में देख ला होगा कि अलैंगिक जनन की ये पूरी डिटेल आपको भेज दी थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का हो सकता है और अलैंगिक जनन होता कौन कौन से जीवों में, ये सारी बात अपन बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन कौन कौन से जीवों में होता है। अलैंगिक जनन मुख्यतः एकल जीव, ये नाम दिया होगा बुक में। एकल जीव का मतलब है यहाँ पर एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव कौन से होंगे, यानी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वो जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिक होते हैं। जैसे अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे जीव कैसे होते हैं, एक कोशिक, यानी इनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। और अपन ने पहले ही बात की थी कि जो एक कोशिक जीव होते हैं इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विभाजन कैसा होता है, द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है और द्विविखंडन विधि के द्वारा इनका जीवद्रव्य नष्ट नहीं होता है, केंद्रक क्या होता है, विभाजित होता है, तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। एकल कोशिक कुछ पादपों में, कुछ पादपों का मतलब सरल पादप होते हैं, जैसे शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट के कुछ है, तो उनके अंदर ये होता है। और सरल जंतुओं में, सरल जंतुओं का मतलब जैसे प्रोटोजोआ संघ के, सिलेंड्रेटा संघ के, जैसे स्पंज है, हाइड्रा है, ये क्या है, सरल जंतु है। यानी जो कि क्या होते हैं, जिनका शरीर किस प्रकार का बना होता है, या तो कोशिकीय स्तर का होगा या ऊतक स्तर का होता है। तो इस प्रकार के, यानी जिनके अंदर पूर्ण विकसित तंत्र नहीं होता है, वो जीव क्या कहलाएंगे, सरल जंतु कहलाते हैं। यानी स्पंज है, हाइड्रा है, इनमें क्या होता है, शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है या ऊतक स्तर का होता है। ठीक है, यानी इनमें तंत्र नहीं पाया जाता, और जिनमें तंत्र नहीं पाया जाएगा वो सारे क्या होंगे, सरल प्रकार के जंतु होंगे, सरल प्रकार के जीव होंगे। उनके अंदर ही क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन उपस्थित होगा। तो मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंदर, यानी एक कोशिक जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनके अंदर क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। या फिर कुछ पादप तो बहुत श्रेणियों में अपन ने बात की थी, जैसे पादपों की श्रेणी में आते हैं शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्तबीजी, और एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी। आवर्तबीजी के अंदर जैसे अपन के आसपास के जितने भी खेजड़ी, नीम, बबूल और जितने भी खाद्यान्न है, दाल वाले पादप है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आवर्तबीजी के अंदर। ये तो क्या होंगे, उच्च विकसित पादप है, उच्च विकसित पादप है। इनके अंदर क्या होता है, सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होगा, लेकिन इनके जो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स है, इनके अंदर अलैंगिक और लैंगिक, इनके अंदर पाया जाता है मुख्यतः अलैंगिक जनन। तो इनकी बात करते हैं अपन।
तो ये 3 श्रेणी होगी, एक तो एकोशिक जीव, दूसरे पादप, पादप में भी कौन से, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सरल जंतुओं में कौन से, यानी जिनका शरीर कोशिकीय स्तर का या ऊतक स्तर का है, यानी जिनमें पूर्ण विकसित तंत्र नहीं पाए जाएंगे, वो सारे क्या होते हैं, सरल जंतु होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन उपस्थित होता है। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है कि एक तो एक कोशिक जीवों के अंदर, दूसरा सरल पादपों के अंदर, और तीसरा सरल जंतुओं के अंदर यानी सिंपल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, यानी कई विधियों के द्वारा हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पहले बात करें, आता है इसमें विखंडन यानी फिजन, इंग्लिश में कहें तो इसको क्या कहेंगे, फिजन। यानी विखंडन का मतलब होता है, अगर सामान्य बात देखें, विखंडन का अर्थ होता है टूटना, यानी कोई भी जीव है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है 2 समान भागों के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, यानी सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है टूटना। और अगर इसकी परिभाषा देखें विखंडन का, यानी जनन की वह विधि जिसमें सजीव की कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक समान संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए ये जीव है, ये एक कोशिक जीव है, एक कोशिका है इसके अंदर जो विभाजन होगा वो क्या होगा, समसूत्री विभाजन ही होगा, क्योंकि अपन ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो अलैंगिक जनन है उसमें कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, समसूत्री। यानी अपन ने पहले परिभाषा स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक निर्माण के बिना जो नई संतति बनेगी वो क्या कहलाएगी, अलैंगिक। तो यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने से किसमें, 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, या तो 2 में या 2 से अधिक में। अब 2, और वो भी कैसी, समान कोशिकाओं में, ये नहीं कि इसमें एक बड़ी या छोटी होगी, 2 कोशिकाएं बनेगी, दोनों एकदम क्या होगी, आकार आकृति रंग रूप में एकदम समान बनेगी। अब कैसे बनेगी ये समान, कि इसके अंदर ये पहले इसका जो ये केंद्रक वाला भाग है, ये केंद्रक वाला भाग है विभाजित होगा, और केंद्रक वाला भाग विभाजित होगा तो केंद्रक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 2 समान संरचनाओं में विभक्त होने लग जाता है, ऐसा हो जाता है केंद्रक। और फिर धीरे धीरे इसका कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाता है, और ये क्या बन जाएगी, 2 केंद्रक, और 2 केंद्रक बनते ही क्या बन जाएगी, यहाँ पर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये 2 पुत्री कोशिका, इस प्रकार से 2 या फिर 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो विखंडन का अर्थ क्या हो गया, कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, विखंडन विधि। अब ये विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए बनाया है। विखंडन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इसके भी क्या है, प्रकार, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। पहला प्रकार है इसके अंदर द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। अब द्विविखंडन, यहां पर परिभाषा में पढ़ा कि कोई भी
सजीव कोशिका या जनक कोशिका है, समसूत्री विभाजन हुआ 2 या 2 से अधिक। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा है, द्वि। तो जो सजीव कोशिका है यानी जनक कोशिका है, वो जनक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होगी। और यानी जनन की वह विधि जिसमें जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, द्विविखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है कि अमीबा के अंदर सामान्य स्थितियों के अंदर होने वाला विभाजन, सामान्य स्थितियों का मतलब जब सामान्य तापमान, पर्याप्त नमी और उचित वातावरण उपलब्ध हो, तो उस समय में उसमें द्विविखंडन विधि के द्वारा, कौन सा, द्विविखंडन विधि के द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसमें, अमीबा में। ठीक है, अब इस कैसे होता है वो आपको बता देते हैं। इसका आपको डायग्राम भी याद रखना है, पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। अमीबा की जो संरचना होती है वो अनियमित आकार की होती है, यानी इसकी संरचना है वो हर समय क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, जनक कोशिका, किसकी, अमीबा की। ये जनक कोशिका पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेती है। क्या करती है, पोषण प्राप्त करके और आकार में वृद्धि करती है। वृद्धि करने से ये अपने आकार में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। ठीक है, अब आकार में ये वृद्धि कर लेता है तो अपने शरीर का ये संतुलन नहीं बना पाता है, और शरीर का जब संतुलन नहीं बना पाता है तो उस समय क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन किसमें होगा, इसके केंद्रक वाला भाग है, इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। ये केंद्रक विभाजन हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। अब ये दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। और साथ साथ में इसका कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने से क्या बन जाएगी, 2 संतति अमीबा कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये क्या बन गई, 2 संतति कोशिका। किसकी बनी है ये, अमीबा की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जनक कोशिका है, जनक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है। वृद्धि करने से
अपन पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि कर लेगी, ये संतुलन नहीं बना पाएगी, जिससे समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन पहले किस में होगा? समसूत्री विभाजन होगा उसके केंद्रक, केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे दो केंद्रक भागों में विभाजित होगा तो उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। कोशिका द्रव्य विभाजित होते ही क्या बन जाएगी? दो संतति कोशिकाएं का निर्माण हो जाएगी, जो कि किसके समान होगी? जनक कोशिका के समान होगी। किस विभाजन के द्वारा बनी है ये? तो ये विभाजन, इसका चित्र का नाम हो जाएगा अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। यानी इसमें कहीं पर भी क्या नहीं हुआ? अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ ये कोशिका है क्या होगी? दो भागों के अंदर टूट गई और इसकी कोई भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई। यानी सेम संरचना के अंदर ये क्या बन गई? ये दो अमीबा कोशिकाओं, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, पहला कंप्लीट हुआ द्विविखंडन, उसके बाद में आता है बहुविखंडन। पहला प्रकार हो गया, उसके बाद में आएगा बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होगा कि जो संतति कोशिका है वो दो से अधिक बन जाती है। बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। बहुविखंडन के अंदर जनक कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने से ये क्या बन जाएगी? दो से अधिक संतति कोशिका में विभाजित हो जाएगी। अब याद एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है कब होगा ये? हर परिस्थितियों में नहीं होगा, ये जब प्रतिकूल परिस्थितियां होगी उसी समय होगा। किसमें? प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी, कौन सी होगी? प्रतिकूल परिस्थितियां तापमान, नमी और जल, ये क्या नहीं होंगे? पर्याप्त नहीं होंगे। अधिक तापमान होगा, नमी कम होगी, जल की कमी होगी, यानी शुष्क परिस्थितियां होगी, उस समय ये क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। और बहुविखंडन का अपन उदाहरण एक कल आपको शायद नोट्स में आपने पढ़ लिया होगा, बीजाणु जनन, अमीबा में पढ़ा था बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस या स्पोरुलेशन। ठीक है, ये किसके अंदर आपने पढ़ा होगा? अमीबा में। और इसमें यह भी पढ़ा होगा अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान अमीबा अपने चारों ओर एक 3 स्तरीय आवरण का निर्माण कर लेता है। यानी जो अमीबा का शरीर होता है ये इस प्रकार से, तो ये क्या करता है? अमीबा अपने चारों ओर एक पदार्थ स्रावित करता है और उस पदार्थ से यहाँ पर 3 स्तरीय आवरण बन जाते हैं। और ये 3 स्तरीय आवरण बनने के बाद में ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? पुटी या शिष्ट कहा जाता है। पुटी या शिष्ट कहा जाता है। ये पुटी या शिष्ट इनको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने में या प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब जैसे ही ये पुटी बनी है, जैसे स्थितियां अनुकूल आएगी, स्थितियां अनुकूल होगी, तो अनुकूल होने के दौरान इसमें क्या हो जाएगा? ये शिष्ट फट जाएगी और फटने से क्या हो जाएगी? इसमें से जो अमीबा का निर्माण हुआ यहाँ पर। अब अमीबा का निर्माण कब हुआ? कि यहाँ पर जब ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इसकी जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर क्या करती है? बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेती है।
यानी यहाँ पर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेती है। जैसी अनुकूल स्थितियाँ आएगी, अनुकूल स्थितियाँ क्या मतलब है, यानी अनुकूल तापमान होगी, पर्याप्त नमी और जल उपस्थित होगा, तो इसकी ये शिष्ट या पुटी फट जाएगी, और शिष्ट या पुटी फटने से इसमें से ये क्या हो जाएंगे, स्यूडो अमीबा, यानी विभिन्न प्रकार के जो स्यूडोपोडिया वाले भाग है, यानी यहाँ ये वाला भाग है, इससे ये बीजाणु बने हैं, ये क्या हो जाएंगे, इससे बाहर वातावरण में मुक्त हो जाएंगे और नई संततियों का निर्माण हो जाएगा। यानी यहाँ पर विभाजन हुआ, बारंबार विभाजन हुआ तो उसको क्या कहा गया, बहुविखंडन। तो अब इसका एग्जाम्पल ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि अमीबा के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान होने वाले विभाजन को समझाइए। तो उसमें बीजाणु कहीं पर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बहुविखंडन है तो भी सही है, अगर बहुविखंडन नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन आता है तो बीजाणुजन दिया हुआ है तो भी आपके ये क्या होगा, सही होगा। और अगर बीजाणुजनन नहीं दिया हुआ है, बहुविखंडन दिया हुआ है, तो भी आपको बहुविखंडन ही करना है। तो ये बीजाणु जनन, यानी यहाँ पर बहुत सारे ये जो केंद्रक विभाजित होते हैं, इन केंद्रक विभाजनों को क्या कहते हैं, स्यूडो स्पोर ऑफ अमीबी, यानी अमीबा के आभासी बीजाणु बनते हैं। और ये आभासी बीजाणु क्या करते हैं, अनुकूल स्थितियां आने पर बाहर मुक्त हो जाते हैं। कब, जब ये पुटी फट जाती है, यानी ये तीन जो पुटी की ये दीवार है, तीन दीवार है, ये फट जाएगी। इस प्रकार से फटने से ये बीजाणु जब बाहर मुक्त होंगे तो क्या कर लेंगे, नए अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस में, अमीबा के अंदर, जिसको अपन बीजाणु जनन या स्पोरोपोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके, बहुविखंडन की। उसके बाद में इसका तीसरा प्रकार आता है मुकुलन। पहला प्रकार विखंडन के दो प्रकार हो गए, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब उसका जो अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, मुकुलन। मुकुलन या बडिंग। इस मुकुलन या बडिंग में क्या होता है कि कुछ जो जीव होते हैं उनमें कोशिका है वो असमान रूप से विभाजित होती है। कोशिका में क्या होता है, असमान विभाजन होता है, और असमान विभाजन होगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, जब कोई भी कोशिका है, अगर जैसे मान लीजिए यह कोशिका है, इसमें अगर समान रूप से विभाजन होगा, जैसे ये विभाजन होगा तो दो समान कोशिकाएं बन जाएगी। लेकिन जैसे असमान विभाजन होगा, जैसे यहाँ पर विभाजन हो गया, एक बड़ी या छोटी कोशिका बन जाएगी या बाहर कोशिका विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो असमान विभाजन होगा, तो ये असमान विभाजन होने से इसमें क्या बन जाती है, एक अतिवृद्धि बन जाती है, आउटग्रोथ बन जाती है। और जो असमान विभाजन और अतिवृद्धि के कारण जो बनने वाली संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है, कलिका या बड कहा जाता है। कलिका या बड कहा जाता है। ये कलिका या बड है, प्रारंभ में तो क्या होती है, यानी जब ये बन रही होती है उस समय तो ये प्रारंभ में ये जनक कोशिका के साथ में लगी हुई होती है। जनक कोशिका कौन सी होगी, कोई सी भी जनक कोशिका, यानी जिस जीव के द्वारा भी होता है, उस जनक कोशिका के साथ में ये प्रारंभ में क्या होगी, जुड़ी हुई होती है, जनक कोशिका से जुड़ी रहती है। और जैसे ही ये पोषण प्राप्त करके आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। वृद्धि करेगी तो ये क्या हो जाएगी, परिपक्व। और परिपक्व होने के बाद ये जनक कोशिका से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाती है। और पृथक होकर के और क्या करती है, नई संतति के रूप में वृद्धि करती है। नई संतति के रूप में वृद्धि करती है। और इस प्रकार का यानी मुकुलन की ये जो क्रिया है, ये मुख्यतः किसके अंदर होती है, यीस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है। हाइड्रा अपन बात की थी कि ये एक सरल प्रकार का जंतु है,
और यीस्ट एक कवक है। और कैसा कवक है, याद रखना है, एक कोशिके, सारे कवक बहुकोशिक होते हैं, लेकिन ये यीस्ट एक अपवाद है जो कि कैसा होता है, एक कोशिक होता है, यानी सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि एक कोशिकीय कवकों में, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बुक में दे रखा है यीस्ट, लेकिन ये सीधा क्वेश्चन एक कोशिकीय कवकों में होने वाले जनन को समझाइए। तो एक कोशिकीय कवक यानी कौन से, यीस्ट, और यीस्ट में कौन सा जनन होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। मुकुलन के द्वारा जनन कैसा होता है कि इसके अंदर यीस्ट की जो कोशिका है उसमें असमान विभाजन एवं अतिवृद्धि के कारण एक क्या बन जाती है, कलिका बन जाती है। ये कलिका प्रारंभ में जनक कोशिका के साथ में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही पोषण प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करने के दौरान ये क्या करती है, आकार में वृद्धि कर लेती है। वृद्धि करने के बाद में परिपक्व होकर के और जनक कोशिका से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है और नई संतति के रूप में वृद्धि करती है। तो किसके अंदर होगा, यीस्ट के अंदर। और हाइड्रा क्या है, एक सरल जंतु है, इसके अंदर भी मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो दोनों के डायग्राम के द्वारा इसको समझा देता हूं। डायग्राम देख लीजिए। तो यीस्ट के अंदर जनक कोशिका है, जनक कोशिका के केंद्रक के साथ में इसमें अतिवृद्धि होगी। अतिवृद्धि होने से केंद्रक दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा और अतिवृद्धि से क्या बन जाएगी, कलिका का निर्माण हो जाएगा। ये कलिका प्रारंभ में तो क्या करते हैं, इसके साथ में लगी रहती है, पोषण प्राप्त करती है। जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व होने के बाद में ये पृथक हो जाएगी और पुत्री कोशिका के रूप में वृद्धि करती है, वे नई कोशिका या नए यीस्ट के निर्माण में रूप में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से यीस्ट के अंदर अलैंगिक जनन होगा, किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। दूसरा उदाहरण दे रखा है आपके हाइड्रा का। हाइड्रा में भी क्या बनता है कि ये हाइड्रा का आधार भाग है, ये इसका मुख्य शरीर है, ये इसके स्पर्शक मुख वाला भाग है। तो इसके ये शरीर वाले भाग के ऊपर क्या बंदे देख रहे हैं कि आप एक अतिवृद्धि बन गई। ये अतिवृद्धि क्या कहलाएगी, कलिका कहलाती है। और ये कलिका प्रारंभ में क्या रहती है, इसके साथ में जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व होने से जैसे ये पृथक हुई है, इसी प्रकार से ये भी पृथक हो जाएगी और नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है, यानी नई संतति कोशिका के रूप में ये भी क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। इस प्रकार से यीस्ट और हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधि है। एक तो कायिक प्रवर्धन बचेगा कोनिडिया के द्वारा और जेम्यूल के द्वारा, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।